मुख्यमंत्री आप में देख रहे हैं हम लोग। नहीं ऐसा मत देखिए, बस ये देखिए कि सेवा करते रहे। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी मैं देख रहा हूँ, पत्रकार तो आप हैं, आजकल तो बाढ़ सी आ गई है, पता नहीं कहाँ से पत्रकार लोग चले आ रहे हैं। जिंदाबाद, गोपाल भैया जिंदाबाद, प्रमुख भैया जिंदाबाद, डॉक्टर भैया जिंदाबाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा करने वाली है और 2022 में हो सकता है विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। और इसी तैयारियों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब कहीं धरना करते हैं, कहीं प्रदर्शन करते हैं, जेल भरो आंदोलन करते हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं कि 2022 का इलेक्शन योगी आदित्यनाथ जी को हराना है। लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों, तमाम राजनीतिक पंडितों, मीडिया के बड़े बड़े पुरोधा, तमाम बड़े बैठकबाज, यूपी में बैठकबाज एक बहुत बड़ा शब्द है, जो चौराहों पे, चाय की दुकानों पे बैठकर बहस करते हैं और जो बातें वहाँ से निकल के आती हैं वो बहुत दमदार होती हैं। तो ऐसे बैठकबाजों का भी ये मानना है योगी को हराना नामुमकिन है। ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है। कांग्रेस लगभग मृत्युशैया पे है और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो बहुत से लोगों का मोह भंग हो चुका है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े लोगों के साथ कि लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी से भी लोगों का मोह भंग हो चुका है। तो फिर बचता कौन है? बचते हैं वो लोग जो गठबंधन की राजनीति में अपना जोर आजमाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी। उनके साथ राजभर की पार्टी ने एक अलायंस किया और कोशिशें की जा रही हैं कि शिवपाल यादव जी, अखिलेश के चाचा भी उस अलायंस में आ जाएं। इसकी सुगबुगाहट मीडिया में आ रही है, वो बात की बात है। लेकिन जो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आज करने जा रहा हूँ वो एक नई शक्ति है जिसे लोक जनशक्ति दल लोकतांत्रिक कहते हैं और उसके जो मुखिया हैं वो हैं महाराजा राजा भैया। उनको इसी नाम से लोग जानते हैं और इसी नाम से उनको प्यार करते हैं और इसी नाम के साथ उनका जुड़ाव है। और राजा भैया के तिलिस्म को जानने के लिए हम पहुँचे कुंडा, क्योंकि मेरा जो अपना विश्लेषण था पिछले कुछ महीनों का, मुझे लग रहा है राजा भैया एक छुपे रुस्तम की तरह आगे आएंगे और यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। लोग अपने आप को ये समझा लें कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम होगा 2022 के इलेक्शन का। और ऐसा भी लोग मानते हैं इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है पूर्वांचल में, और कुछ पश्चिम के भी जो ज़िले हैं वहाँ पे भी हो सकते हैं। लेकिन देखना है कि 2022 का चुनाव कैसा होता है, राजा भैया का क्या असर होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम पहुँचे कुंडा। इन्हीं सब सुगबुगाहटों के बीच में मैंने शैलेन जी से बात की, उनके और भी ख़ास लोगों से बात की और हम चल दिए कुंडा की तरफ ये देखने के लिए कि आखिर राजा भैया का जो तिलिस्म है वो है क्या, वो कौन सी चीज़ है जो राजा भैया को बाकी लोगों से अलग करती है, वो कौन सी चीज़ है जो राजा भैया को, चाहे वो किसी दल में हो चाहे ना हो, उनके लोग उनको दीवानों की तरह उनके पीछे खड़े रहते हैं। ये सब जानने के लिए हम पहुँचे कल यानी 9 जनवरी को कुंडा, और वहाँ पर एक आयोजन रखा गया था जिसको हमने देखा, समझा और उसको मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन जो मेन वजह थी वो ये थी कि मैं राजा भैया को करीब से जानना चाह रहा था, उनके साथ कैसे लोग हैं उनको देखना चाह रहा था, क्योंकि अभी तक लोगों ने उनके बारे में ज़्यादा कुछ जाना नहीं था। लेकिन हमने कहा नहीं, मुझे भी बहुत सी चीज़ें जाननी थी, इसलिए हम पहुंच गए कुंडा। और उन्होंने एक आयोजन किया था नेत्र शिविर का। पिछले एक हफ्ते से एक नेत्र शिविर चल रहा था कुंडा में, उनके बंगले के पास ही वो जगह है, कॉलेज है, वहाँ चल रहा था। उसमें हज़ारों ग्रामीणों गरीबों का
वृद्धों का, सीनियर सिटीजन्स का फ्री में नेत्र चिकित्सक उनको फ्री में उनका इलाज किए। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी उनको ऑपरेशन किया गया, जिनको चश्मों की ज़रूरत थी उनको चश्मा दिया गया, और अंत हुआ 9 तारीख को, जिस दिन उनको विदाई दी गई। बस इसी आयोजन का मुझे इंतज़ार था और मैं पहुंच गया कुंडा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजा भैया का जो राजनीतिक सफ़र था वो शुरू हुआ 1993 में। एक निर्दलीय के रूप में वो लड़े, जीते, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और लोग कहते हैं ना कि वो चलते रहे, उनके साथ लोग जुड़ते रहे, और धीरे धीरे ये काफ़िला एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। और इस राजनीतिक पार्टी का जो असर इस एरिया में होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी इसमें हैरानी होगी जानकर कि कम से कम इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, कुंडा, बरेली, बनारस के कुछ क्षेत्र, मथुरा तक इनके संगठन खड़े कर दिए गए हैं, और राजा भैया बहुत अधिक सीटों पर लड़ने के मूड में दिख रहे थे। हमने राजा भैया से प्रयास किया कि उनसे कुछ बात करें। हालांकि उनका टाइम बहुत ही शॉर्ट था, उनको लखनऊ भी निकलना था, उनको नेत्र शिविर को भी देखना था, अपने लोगों की फरियाद भी सुननी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मैंने वहाँ महसूस की। वो एक ऐसा दरबार जिसके बारे में हम सुनते थे कि वो उनकी अपनी एक कचहरी है जहाँ पे स्थानीय लोग आते हैं और वो जो फैसला करते हैं सब मानते हैं, और इस चीज़ का चश्मदीद गंवा रहा मैं। कल हम जब पहुँचे हैं, राजा भैया अपने चिर परिचित अंदाज में, उनकी एक अलग पर्सनालिटी है। जब वो वहाँ एंटर हुए तो उनका तिलिस्म मैंने भी देखा। जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों का अभिवादन किया, स्वागत किया, बैठाया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हमने देखा किस तरीके से फरियादी आते थे, एक एक करके आते थे, एप्लीकेशन लेकर आते थे, पर्सनली उनसे जब अपनी शिकायत करते थे, वो संबंधित लोग जो उनके साथ थे उनको निर्देश करते थे और ये कहते थे इस मामले को इतने समय में या इतने दिन में सॉल्व करके मुझे बताया जाए। ये है असली समाज सेवा जो मैंने राजा भैया के यहाँ देखी। राजा भैया करीब 1 घंटे तक लोगों को सुनते रहे। वो दरबार अनवरत चलता रहा, हज़ारों की भीड़ थी, लेकिन उसके बाद भी एक समय ऐसा आया कि लोग, सारी शिकायतें ख़त्म हो गई थी। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दे के पूछा अपने लोगों से, और कोई तो नहीं है? ये एक अलग चीज़ थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया। वरना इस तरह के राजनेता, पॉलिटिशियंस अक्सर अपने समय के हिसाब से समय देते हैं, उसके बाद बिना फरियाद सुने चले जाते हैं। लेकिन राजा भैया का यही फ़र्क शायद उन्हें राजनीतिक पटल पे बहुत ऊपर ले जाएगा। कंसल पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक एक चीज़ देख रहा था, लेकिन कई मौके ऐसे आए जब वो नहीं चाहते थे चीज़ें कैमरे के सामने जाएं। जब उनके कुछ पर्सनल लोग आ जाते थे, व्यक्तिगत बात होनी थी या चाय पीना था, उस वक्त वो बड़े प्यारे अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा अब बंद कराएगा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो दिल को छू गई। वरना ऐसी राजनीतिक हस्तियाँ जिनके बारे में कहा जाता है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि वो कुंडा के गुंडा हैं, वो बाहुबली हैं, उनके नाम से क्षेत्र थर्राता है, मुझे तनिक भी इसका एहसास नहीं हुआ। वो एक आम इंसान की तरह, या यूँ कहूँ कि बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा अब बस करा। मैं समझ गया, मैंने मुस्कुराया और कैमरा बंद किया, और उसके बाद मैं निकला महल देखने। बेती का वो महल, वो राजशाही जो मैंने राजस्थान में तो बहुत देखी थी, अपने पर्यटन के जो यात्रा थी 15-20 साल की, उसमें बहुत देखी थी, लेकिन राजा भैया का जो महल देखा मैंने, जो शालीनता थी, जो एक बहुत ही भव्य रूप तो था ही, लेकिन बहुत सिंप्लिसिटी थी। जो गार्डन्स थे वो भी बहुत सिंपल थे। बगल में एक गेस्ट हाउस बना हुआ था जहाँ कहते हैं कि 5 सितारा स्तर के वो कमरे हैं जिसमें उनके लोग जब आते हैं रुकते हैं तो वहीं रुकते हैं, उनको सारी व्यवस्था है। आगे अस्तबल था जहाँ उनके घोड़े बंधे हुए थे, और मेन एंट्रेंस के सामने ही एक प्यारा सा मंदिर था जहाँ वो दर्शन करने भी गए, हमारे सामने गए, उन्होंने दर्शन किया, लोगों का अभिवादन किया, और उसके बाद उनका काफ़िला निकला
उस जगह पे जहाँ नेत्र शिविर का आखिरी दिन था। किला करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा हो गया था, काफ़ी भीड़ हो गई थी। हम कॉलेज पहुँचे, वहाँ मेरे हिसाब से कम 5 से 6 हज़ार लोग जनता के, जिनका वहाँ पे सफल ऑपरेशन या इलाज किया गया था, उनके लिए पूरी व्यवस्था थी, खाने की पीने की, वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। और पहली बार मैंने राजा भैया का वो तिलिस्म देखा जिसको हम अक्सर सुनते रहते थे और ये महसूस करते थे कि इनकी छवि कहीं रॉबिन हुड वाली तो नहीं है, लेकिन नहीं, उनकी छवि जो मैंने देखी वो प्योरली समाज सेवा की थी। वो जिस तरह से एक शालीनता से अपने लोगों से मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था अपने परिवार के बड़े बुज़ुर्गों से मिल रहे हैं, अपने भाइयों से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। और उनके साथ उनके लोग भी थे जो बाकी लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रहे थे और हमें भी उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी। हम स्टेज के सामने गए, हालांकि वो नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो, क्योंकि समाज सेवा है, वो नहीं चाहते इन सब चीज़ों को मीडिया के सामने रखें, लेकिन वो जानते थे कि मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मैंने रिकॉर्ड भी किया। बात करना चाहे तो वो तैयार हो गए, साथ ही 1-2 मीडिया के लोग और थे। उन्होंने मुझसे कहा कि खान साहब हम सवाल पूछेंगे, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करिए। मैंने कहा ठीक है। लेकिन इसी बीच में मैंने जो जनता का प्यार देखा, मुझे लगा राजा भैया से इनकी अपेक्षाएं कुछ बड़ी हैं। और मैंने एक सवाल पूछा, क्या हम राजा भैया में मुख्यमंत्री देख सकते हैं? पूरी पब्लिक शोर मचाने लगी, जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये उल्लास देखकर, इतनी सादगी के साथ राजा भैया ने जो जवाब दिया वो दिल जीत गया। हमें अभी बहुत जल्दी ये छोड़ो सब। ये उनका अंदाज़ था। मुस्कुरा भी रहे थे अंदर ही अंदर, लेकिन ये बात वो कहना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वाकई ये बड़प्पन वाली बातें हो जाती हैं कि भाई अभी से ऐसी बात करना, अभी शुरुआत है एक राजनीतिक दल का, उसके गठन हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। मथुरा तक से लोग आए हुए थे जो मैंने वहाँ पर देखा और मैं आश्चर्यचकित हो गया। इतने कम समय में इतना बड़ा संगठन खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन उसी बीच मुझे किसी ने बताया इस सब के पीछे जो खास लोग हैं, उनमें से सांसद शैलेंद्र जी तो है ही हैं, मोइन भाई जैसे लोग हैं, कई ब्लॉक प्रमुख थे, कहीं वहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छी फील्ड से आते हैं। लेकिन उनमें एक मुख्य चेहरा था जिसको लोगों ने मुझसे मिलाया और उनका नाम था डॉक्टर KN ओझा। मैंने ओझा जी से बात की। मोइन साहब ने भी मेरी मदद की उनको मनाने के लिए कि 2 मिनट का कुछ बात आपके साथ करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बात की, पूरा सम्मान दिया, बात की। उसके अंश अब आप देख रहे हैं। राजा भैया पूरे समापन के बाद चिरपरिचित अंदाज में खड़े हुए और हम लोगों से विदाई ली, लोगों से विदाई ली। ग्रामीणों में जो जोश देखा मैंने, वो वाकई किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं था। उसके वंश भी आप देखें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, राजा भैया के जाने के बाद जब मैंने डॉक्टर ओझा से बात की, उन्होंने जो बातें बताई वो वाकई काबिल गौर हैं। तो मैं पहले ये बताता चलूँ कि डॉक्टर KN ओझा जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं। वो राजा भैया के साथ उनकी राजनीतिक सफ़र के पहले दिन से जुड़े। 1993 से उनके तमाम कार्यक्रमों को वही प्रबंधक बने रहे, पूरा वही संयोजक थे, आयोजक थे। राजा भैया के पूरे राजनीतिक जीवन में वो कंधे से कंधा मिलाकर राजा भैया के साथ खड़े रहे और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन पूरे उनके इंटरव्यू में जो मैंने ख़ास चीज़ देखी, मैंने एक सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो राजा भैया को बाकी पार्टियों से अलग करती है और हम कौन सी ऐसा कारण लोगों से बताएं कि इनमें ये कारण है और इनको वोट इसलिए दिया जाता है। तो उन्होंने बहुत ही मासूम से जवाब दिया कि देखिए खान साहब, हर आदमी बहुत बातें करता है, बड़े बड़े प्रलोभन देता है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब भूल जाते हैं। लेकिन राजा भैया जो कहते हैं ज़रूर करते हैं। ये है सबसे बड़ा फ़र्क जो हमने वहाँ पे देखा और महसूस किया। और अब आप वो अंश देखिए पूरे प्रोग्राम का। जय जनसत्ता, जय रंगा।
मैडम के बना लियो। हाँ करा दे मैं यहाँ ये प्रदेश अध्यक्ष। हाँ आप विनोद जी एमएलए कहाँ गया वो कुलदीप शुक्ला? आओ भैया इलाहाबाद पंकज जी सबको लाइक करती होंगी। ये हैं वो ये जिला पंचायत अध्यक्ष बेटा आप हैं परिचय बताइए अपना। ज्योति ठाकुर इलाहाबाद। अभी आए अभी गाँव दो इलाहाबाद की अभी अभी लेंगे यहाँ ही आए लोग अभी ले चलेंगे कुंडा। पहली बात तो विधायक निधि नहीं खत्म कर दी गई। दूसरा विधायक निधि अपनी ही विधानसभा में दी जा सकती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हम प्रयास करते हैं। हाँ अब ये कागज दिखाइए कि कंप्लीट है कि नहीं, इधर देख ले जो आवश्यकता है वो सारे कागज हैं। मीरा शुक्ला ये मुन्ना लाल मीरा शुक्ला से हमारा विवाद है और जमीन वो जबरदस्ती दरवाजा तब मना किए हमारे और उसके लड़के ने हमको मारा और हनुमान और वैभव इतना हमको प्रताड़ित करते हैं, आपका नाम ले लेके डरवाते हैं। जी उनकी बहन है चचे और उनके जो भांजे हैं कहते हैं कत्ल होगी मर्डर होगा। भैया हमारे यहाँ कोई है नहीं। उसमें एक लड़का है जब इसके हमारे कब्जा कर रहा खाली जमीन खा करी है हम अपना हाँ मुकुल भैया मुकेम अहमद आज यहाँ बाबूगंज प्रकरण जी शशि पटेल जब तक उनका नहीं चलेगा तब तक उनका नहीं चलेगा। नहीं विवाह भरा आधार कार्ड लगाने सब निराला जी तो होना चाहिए बहुत लोगों का नहीं रहता है जी। बाद में अगर नए से रहे होंगे इसमें बहुत हाँ एसडीएम पिता है नहीं सर पापा एक्सपायर हो गए। हम सिर्फ मम्मी और मैं होगा सर। और हमारी दीदी की शादी अप्रैल में तब भी बंटवारा नहीं कर पा रहे सर, कोई भी हमारे यहाँ साथ नहीं दे रहा सर। ऐसे ले लीजिए। हाँ हाँ थोड़ा सीधा हो जाए, सीधा हो जाए। चलो यार चलें।
भाई विनोद सरोज जी, आपके बहुत ही जुझारू संघर्षशील विधायक, उपस्थित हमारे बीच में मथुरा से आई जिला अध्यक्ष मीरा सिंह जी, उपस्थित हमारे बीच में सम्मानित राजा भैया यूथ ब्रिगेड के सभी नवयुवक साथियों, भाई हरिओम शंकर श्रीवास्तव जी, रामनाथ जी और यूथ ब्रिगेड की सम्मानित महिलाएं, जिन लोगों ने लगातार यहाँ पर रहकर हमारे जितने भी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे पधारे सम्मानित माताएं बहनें, सम्मानित बुजुर्गों की सेवा में रात दिन एक करने वाली हमारी महिलाएं और सभी उपस्थित यहाँ पे अभिभावकगण, साथियों, मिलन से विछड़न दुखदायी होता है। हदगवां में हम लोग मिले थे जहाँ पे आपका परीक्षण हुआ था और आज समापन है, आपकी विदाई है। लेकिन विदाई ऐसी नहीं बल्कि एक नई दिशा, नेत्र ज्योति लेकर आप जा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आदरणीय राजा भैया जी को लंबी उम्र, स्वस्थ रहें, हम लोगों का नेतृत्व करें, इसी प्रकार से सेवा करते रहें, ये आशीर्वाद आप अवश्य दें। बड़े खुशी की बात है कि लगातार इस नेत्र शिविर में लगभग मेरे ख्याल से 45 से 50 हज़ार ऑपरेशन हुए हैं और एक भी ऑपरेशन आज तक असफल नहीं हुआ, सभी सफल हुए। ये आदरणीय पूज्य दोराहा बाबा के आशीर्वाद से, उन्हीं के ट्रस्ट से नेत्र ज्योति सेवा, ये उनका भी आशीर्वाद है। मैं ज़्यादा कुछ न कहकर, चूँकि भैया को जाना है अन्य कार्यक्रम में, पुनः एक बार आप सभी सम्मानित बुजुर्ग माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, जिनकी नेत्र ज्योति आज दी गई है, थोड़ा सा इसमें आप परहेज कीजिएगा, धुएं से, धूल से, आँख तापने से, आँख स्वच्छ रखिए, दवा समय पर लीजिए, ये सब आपको प्रिकॉशन लेना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः राजा भैया यूथ ब्रिगेड, महिला यूथ ब्रिगेड और समस्त साथियों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आदरणीय राजा भैया जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द। 2021 आरंभ हुआ और 2020 एक ऐसा साल बीता, इस देश और दुनिया ने ऐसी त्रासदी की कल्पना। चुनाव के लिए जनसत्ता पार्टी क्या तैयारी कर रही है? पूरे प्रदेश में दौरा चल रहा है, सदस्यता तेज़ी से बढ़ रही है और 70 से अधिक जनपदों में इकाइयाँ हमारी गठित हो चुकी हैं और आने वाले 2022 के चुनाव के लिए हम और हमारे सभी सम्मानित जनता दल परिवार के सदस्य सब पूरी तरीके से कमर कसे हैं, तैयार हैं। कितने मतलब सीटों पे उतार रहे हैं अपने पार्टी को? अधिक से अधिक सीटों पे लड़ेंगे हम लोग। अभी संख्या कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन क्या भविष्य में आगे सपा का गठबंधन करेंगे? मतलब नहीं, देखिए हमारे अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जो सहमत हो वो आकर के वार्ता करें, फिर उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे। अखिलेश वैक्सीन के लिए मना कर रहे हैं, उस पर आप कुछ कहेंगे? अखिलेश वैक्सीन के लिए मना कर रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। नहीं, हम किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे। पहली बात तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है और प्रमाणित है, WHO द्वारा उसको मान्यता भी मिल चुकी है, तो किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए लगवाने में। तो जो तीनों किसान बिल आए हैं उस पर आप समर्थन करते हैं? यहाँ के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो ये कहा जा रहा है कि MSP ख़त्म हो रही, चूँकि हम इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं और एक लंबा अनुभव रहा है हमारा खाद्य रसद में, तो MSP ख़त्म की ही नहीं जा सकती, न मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो ये एक मिथ्या प्रचार हो रहा है। न मंडी ख़त्म हो रही, न MSP ख़त्म किया जा सकता। प्रश्न आप पे, यहाँ पे कुंडा में जब से मैं आया, बड़ा ही अच्छा आपका लोकप्रिय, यहाँ पे मतलब भीड़ बहुत है, कहीं पे और बैनर नहीं दिख रहे, मतलब क्या ये मतलब बहुत पुराना आपका 1993 से चला आ रहा है? यहाँ हम लोग का पारिवारिक संबंध है, सब परिवार है पूरा। जी। तो
सबका स्नेह मिलता है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज इस कार्यक्रम के बारे में जो कार्यक्रम आपने देखा ही है, अब उसके बारे में हम क्या बताएं, लेकिन हाँ लगभग पिछले 25 वर्षों से कोविड के कारण इस बार थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ। जैसे सामूहिक विवाह अभी तक आयोजित नहीं हो पाया है, हर साल आप लगभग जल्दी ही प्रशासन जैसे ही संकेत देगा उसका भी आयोजन किया जाए। सर, चुनाव पूर्व किसी गठबंधन की संभावना? अभी समय है साहब, अभी पूरा अभी तो 21 शुरू हुआ है, चुनाव 22 अगला में। मुख्यमंत्री आप में देख रहे हैं हम लोग? नहीं ऐसा मत देखिए, बस ये देखिए कि सेवा करते रहे। आपके साथ बहुत बड़ी जनता है, इसलिए मैंने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वक्त कुंडा में मौजूद हूँ, जहाँ पे माननीय राजा भैया का नेत्र शिविर का एक हफ्ते का प्रोग्राम चल रहा था, उसका आज समापन हुआ है। और इसी जगह पे हमें एक ख़ास शख्सियत, बहुत ही सीनियर शख्सियत से मुलाकात हुई, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके पे आपसे कुछ बात की जाए। बहुत ही सीनियर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और ऐसा कहा जाता है सन 93 से राजा भैया के साथ उनके राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत हुई उसका संचालन आपने बहुत करीब से किया है। तो उनसे हम जानेंगे कि आगे की क्या नीतियां हैं, और जो एक सफ़र रहा है राजनीति का राजा भैया का, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर के ओझा जी, तब 93 में आदरणीय राजा भैया राजनीति में आए और मुझे तो सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनका प्रथम कार्यकर्ता हूँ। और राजनीति में जैसा कि होता है, वो पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं रहा उनका कभी, सोशल सर्विसेज के लिए उन्होंने इसमें कदम रखा था, और जो कि राजनीतिज्ञों के लिए एक मंच का आभूषण तो हो सकता है। सोशल सर्विसेज उनके लिए मंची आभूषण है, लेकिन करते नहीं लोग। लेकिन हमारे आदरणीय राजा भैया पॉलिटिशियन होते हुए भी सिर्फ समाज सेवक हैं, और ये काफिला 93 से चलता चला आ रहा है। और आज की परिस्थितियों में फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई है, और उसी के तहत अब राजा भैया की विचारधारा को रखने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है पूरे प्रदेश में, प्रदेश ही नहीं देश में जोड़ा जा रहा है, और वही प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ में उनके सहयोगी के रूप में बहुत ही सीनियर मोस्ट लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि आदरणीय शैलेंद्र जी, ये 2 बार विधायक रहे, 1 बार नारायण दत्त तिवारी जी के साथ मंत्री भी रहे, और 3 बार लगातार ये सांसद भी रहे हैं। ऐसे लोगों का भी सुझाव या मार्गदर्शन हमारी पार्टी को प्राप्त है। और आदरणीय गोपाल भैया, अक्षय प्रताप सिंह जी जैसे लोग जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो सांसद भी रहे हैं, और चौथी बार वो MLC हैं लगातार। तो इससे बहुत से अच्छे लोग और बहुत ही सीनियर मोस्ट लोग, लेकिन वही लोग जुड़े हुए हैं जो राजनीति को समाज सेवा के लिए करते हैं। ये है शॉर्ट में ये बातें हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल कर आ रही है, जो आपने बताया अभी तक, कि राजा भैया का जो मूल उद्देश्य था वो समाज सेवा था, क्योंकि बात सच है कि सूरज को दिया नहीं दिखाया जा सकता है। उनकी अपने आप में एक ऐसी खासियत है, ऐसी शख्सियत है कि उनका नाम ही काफ़ी है, खुद में एक अपनी संस्था है वो। उनके साथ डॉक्टर साहब जुड़े, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी विचारधारा है। जैसे कि हम जानते हैं कि 2-3 विचारधाराएं इस देश में चल रही हैं, ऐसी कौन सी नई चीज़ है जो राजा भैया लेके आगे चल रहे हैं, और वो कौन सा कारण है कि हम लोगों से ये कह सके कि नहीं, राजा भैया ये शुरू कर रहे हैं इसलिए बेहतर है बाकी लोगों से। देखिए, सिद्धांत सभी अच्छे होते हैं, कागज़ पे जो भी सिद्धांत है सब बहुत अच्छे हैं, धार्मिक पुस्तकों में जो सिद्धांत हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं होता, करते नहीं लोग। मैं आपको बड़े गर्व के साथ और बहुत चैलेंज के साथ कहना चाहूँगा कि लेफ़्ट जो बोलता है डाउन थ्रोडन पब्लिक के लिए सिर्फ बोलता है, उसको राजा भैया करते हैं। मायावती जो बोलती हैं हरिजनों के लिए सिर्फ बोलती हैं, उनकी सेवा और समानता उनको राजा भैया लाते हैं। राइट जो बोलता है कि हमारे देश की समृद्धि हो, सब कुछ हो, वो सिर्फ बोलता है, और राजा भैया उसको करते हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं जिनका मैनिफेस्टो है वो, हाँ, एक चीज़ है कि राजा भैया कभी भी किसी की आलोचना नहीं करते, परंतु सिद्धांत जो भी पॉजिटिव सिद्धांत जिस भी पार्टियों में मिलेंगे आपको, चाहे जो पार्टियां हो, क्योंकि दिखाने के लिए तो हाथी के दांत बड़े खूबसूरत होते हैं, वो हाथी के पूरे रियल दांत है राजा के, उसे समाज में परिवर्तित करते हैं, क्रियान्वयन उसका करने का वो प्रयास करते हैं। ये उनकी पार्टी का सिद्धांत है। अब
इस पे अगर डिबेट किया जाए तो फिर घंटों बोला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी, मैं देख रहा हूँ पत्रकार तो आप हैं, आजकल तो बाढ़ सी आ गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पत्रकार लोग चले आ रहे हैं। ताज्जुब होता है, ये तो ले लिया अपना माइक पकड़ करके वो सारे लोग पत्रकार हो गए हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन जो किया, मैं आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सर। शायद आप ही जैसे लोगों से मैंने भी इस चीज़ को सीखा है। तो मेरा जो सवाल था, जो मूल सवाल था कि ऐसा क्या नया है कि राजा भैया के साथ लोग आए। जो बात आपने कही उसको समझने वाली है। लोग कथनी और करनी में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क को ख़त्म करने के लिए राजा भैया आगे आए हैं। बहुजन का अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की, बीजेपी की अपनी विचारधारा है। वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। समाज में जो करता है उसी का चलेगा, उसी का नाम माननीय राजा भैया है। धन्यवाद ओझा जी। कि मेरे पीछे जो आप एक हुजूम देख रहे हैं, ये कुंडा के स्थानीय लोग हैं और यहाँ के स्थानीय एक बहुत बड़े राजनेता हैं जिनको हम राजा भैया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। गरीबों को मुफ्त में नेत्र के जितने परीक्षण हैं फ्री में किए गए और उनके आँखों का ऑपरेशन भी यहाँ पे फ्री किया गया है। और ये सब कुछ हुआ है यहाँ के जनप्रिय नेता राजा भैया के द्वारा। आप देख सकते हैं कि अभी वो यहाँ से निकल रहे हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन था जिसको उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें हज़ारों लोग आसपास के आए थे और निःशुल्क उनके नेत्रों की जाँच की गई और उसके बाद निःशुल्क उनका ऑपरेशन किया गया और उनको आज यहाँ से विदाई दी जा रही है। करीब 1 हफ्ते का प्रोग्राम था जो कि आज समापन पे है और आज के दिन जितने भी लोग यहाँ आए थे उनको बहुत से गिफ्ट भी दिए गए, कंबल वगैरह दिए गए और गरीबों को हमेशा सपोर्ट करने वाले इस जनप्रिय नेता को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं रोशन खान था, इंक न्यूज़ कुंडा।